This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आपसे डॉक्टर इमरान शहजाद बात कर रहा हूँ और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप करें 945185 के ऊपर, ठीक है जी। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी दूसरे मुसलमान हो या जो भी हो, उनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको हमारी ज़ुबान और हमारे हाथों से, हमारे एक्शन से कोई नुकसान ना हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता करे। हमारा जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिजनेस इनकम का, उसका एक कंपोनेंट है। बिजनेस इनकम के अंदर हम ये करते हैं कि हमने अपने प्रॉफिट को बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि हमें लॉ में इजाज़त है कि आप अपने जो अकाउंट्स हैं वो एज पर IFRS बना सकते हैं। तो हमने उन्हीं अकाउंट्स को प्रॉफिट्स में कुछ एडजस्टमेंट डालने के बाद उसको बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना होता है। आज हमारा जो टॉपिक बिजनेस इनकम में है वो है एसेट्स को, एसेट की एक्विजिशन और उसकी डिस्पोजल। एसेट्स के ऊपर कौन से एसेट हैं जो आपके डिप्रिसिएबल एसेट्स हैं। उन एसेट्स की आपको एग्जाम के अंदर या वैसे भी लाइफ के अंदर या तो आप एसेट को अक्वायर करेंगे या उनकी डिस्पोजल होगी, आप उनको डिस्कार्ड करेंगे, बेच देंगे, डिस्पोजल होगी। अगर तो आपको एक्विजिशन मिलेगी तो फिर उसके ऊपर हमें डिप्रिसिएशन को देखना पड़ेगा कि इस एसेट की क्या मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है या नहीं करनी। और अगर डिस्पोजल है तो उसके ऊपर हमें उस एसेट का गेन या लॉस देखना पड़ेगा। और जो एसेट की डिस्पोजल होगी वो किस में जाएगी, आपकी बिजनेस इनकम में जाएगी। आप इसको बिजनेस इनकम में नहीं ऐड करेंगे बल्कि इसका जो गेन है वो आप अपने एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट में हम डाल के इसको कर देंगे। ये हमारा एक इश्यू इसमें वो रहेगा। अब जब एक्विजिशन होगी तो उसके रिगार्डिंग हमें एक और चीज का देखना होगा कि एसेट को जो डिप्रिसिएट किया जाता है वो किया जाता है उसकी जो कॉस्ट है उसमें से इनिशियल अलाउंस को माइनस करेंगे और फिर इसको जो है वो एक परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो परसेंटेज क्या है, वो हमारी बिल्डिंग के लिए 10% है, IT इक्विपमेंट्स के लिए 30% है और बाकी तमाम एसेट्स के लिए 15% है। इसी तरह अगर गेन या लॉस हमने कैलकुलेट करना है तो उस डिस्पोजल के ऊपर जो गेन या लॉस होगा वो होगा हमारी कंसिडरेशन माइनस उसकी जो टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है वो। ये हमारी बेसिस होगी। हमारे आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो आज बात करेंगे कि भाई हमने जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमें कॉस्ट चाहिए है, ठीक है। अब इस कॉस्ट को
लॉ ने सेक्शन 76 में डिफाइन किया हुआ है, कुछ और भी सेक्शन हैं, लेकिन बेसिकली कि किसी एसेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो सेक्शन 76 है। इसी तरह अगर किसी एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी कंसिडरेशन कैसे ली जाएगी, उसके लिए हमारे पास है सेक्शन 77। ये दो सेक्शन हमारे पास ये मौजूद है। तो पहला हमारा आज का जो टारगेट है वो ये है कि हम सेक्शन 76 और 77 को ज़रा डिस्कस करें। कि पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि एग्जाम में हमें एसेट की एक्विजिशन बताई गई है या डिस्पोजल बताई गई, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने परसेंटेज अप्लाई करनी है, लेकिन उससे पहले हमें उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए, और अगर डिस्पोजल है तो हमें उसकी कंसिडरेशन का पता होना चाहिए और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू का पता होना चाहिए। तो लॉ ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारे पास जो है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसमें हमें कॉस्ट का भी और उसकी जो है वो कंसिडरेशन का भी डिफाइन किया गया। पहले तो हमारा आज का बेसिक ये होगा कि कॉस्ट की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी, ये हमारा एक आज का पहला हिस्सा ये होगा। उसके बाद हम फिर हो सकता है इसकी कोई एक्सरसाइज करें, लेकिन पहले ज़रा इसको देखते हैं कि लॉ ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, चलें। तो सबसे पहले जो हमारा इशू है वो ये है कि कॉस्ट जो सेक्शन 76 हमारे पास है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वो हमें बताता है कि कॉस्ट क्या होगी और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर 1 वो कहते हैं जी, कॉस्ट प्राइस इन जनरल। ये हेडिंग मैंने खुद दी हुई है और इसको मैंने किया हुआ है। ये हमारा बेसिक एरिया किसका है, कॉस्ट की कंसीडरेशन कैसे की जाएगी। तो कहते हैं जी, कंसीडरेशन इज गिवन, जो आपने पैसे दिए। लेट्स सपोज कि आपने एक बिल्डिंग परचेज की है, ठीक है, और उस बिल्डिंग के लिए आपने 2 मिलियन पे कर दिया। तो कहता है ये 2 मिलियन आपकी कॉस्ट में ऐड होगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। हो सकता है कि आपने इस घर को परचेज करने के लिए कोई 5 लाख की या 15 लाख रुपए की गाड़ी भी दे दी है साथ, कुछ आपने कैश पे कर दिया और एक साथ कार भी दे दी। तो कहता है वो जो एसेट दिया है उसकी उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो भी इसमें ऐड होगी। ठीक है। इncidental expenditure for the acquisition and disposal of an asset। उस एसेट को अक्वायर करने के लिए, अब इस एसेट को अक्वायर करने के लिए हो सकता है आपने कमीशन भी पे की हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने इसके ऊपर 1 लाख रुपया कमीशन पे की है, तो वो भी उसमें क्या कर दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी। राइट। एंड डिस्पोजल ऑफ एसेट, जो एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के ऊपर, लेकिन अभी तो हम एक्विजिशन की सिर्फ बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम डिप्रिसिएशन पर्पज के लिए इसको इग्नोर करेंगे। एनी अदर एक्सपेंडिचर टू ऑल्टर और इम्प्रूव द एसेट, उसके अंदर आपने लेट्स सपोज इसके ऊपर आपने एक और फ्लोर बना दिया, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी इसमें ऐड की जाएगी। तो इन जनरल हमें बता दिया गया, तो हमें एग्जाम में ये देखना है जो एसेट अक्वायर किया गया उसके अगेंस्ट क्या क्या पे किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसको वो देख सकें। पहली चीज तो ये थी कि पहला इशू हमारा ये डिस्कस हो गया, ये बिल्कुल सादा और प्लेन था। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट इशू के ऊपर। ये मैं अपने नोट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, ये नोट्स मैंने गूगल डॉक्यूमेंट्स पे भी प्लेस कर दिए हुए हैं और आपको व्हाट्सएप भी कर दिए हुए हैं। ठीक है, और गूगल जो हमारे डॉक्यूमेंट है उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल एसेट इन द बिजनेस। ये क्या चीज है, ये पॉसिबल है कि मैंने अपना ऑफिस स्टार्ट किया और ऑफिस के लिए मुझे एयर कंडीशन चाहिए था, ऑफिस के लिए मुझे एक फ्रिज चाहिए थी, ऑफिस के लिए मुझे एक टेबल चाहिए था। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये चीजें आपको जहेज में मिली हुई हों, तो आप सोचते हैं यार ये घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, तो मैं फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने की बजाय, अभी मेरा बिजनेस बिल्कुल नया नया है, क्यों ना मैं इन्हीं को ही अपने ऑफिस में शिफ्ट कर दूं।
ताकि मेरी बचत हो जाए। तो उस केस में तो आपने पेमेंट क्या की, नील, पेमेंट तो आपकी नील है ना, तो क्या फिर हम इनको डिप्रिसिएट नहीं करेंगे? ये सवाल पैदा होता है कि क्या इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज होगी, यस और नो, करेंगे या नहीं? द आंसर इज यस, करेंगे। तो कॉस्ट तो हमारी जीरो है, जीरो को आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो नील ही आएगा। उसके लिए लॉ ने हमारी ये रहनुमाई की कि लॉ ने कहा कि अगर आप अपने पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी कॉस्ट कैसे ली जाएगी? उसने कहा उसकी डीम्ड कॉस्ट जो है वो ली जाएगी। द फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम इट वाज सो अप्लाइड, वो हमारे लिए बिजनेस की हो जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास एक एयर कंडीशन था, ठीक है, असल उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है वो थी 1 लाख रुपया। वो 3 साल पुराना एयर कंडीशन है। आज मैंने उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया, अगर आज उसको मैं मार्केट में बेचता हूँ तो वो बिकता है 40,000 का, ये उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, ये हमें एग्जाम में गिवन होगी। तो आप फिर इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे टैक्स की, तो ये आपकी डिप्रिसिएशन आएगी, राइट? तो ये ऐसा पॉसिबल है कि एग्जाम में आपको ये बात गिवन हो, तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली भी और एग्जाम के अंदर भी। दूसरा इशू आ गया, पहला इशू हमारे पास आ गया जनरल जो आम हालात आप परचेज करते हैं। नंबर टू, अगर आपने अपने पर्सनल एसेट को अक्वायर किया हुआ है उस सूरत में क्या होगा, ये बात भी हमने इसमें डिस्कस कर ली। ये मैं जरा इसको रेज कर दूं। जी, तो दो बातें हमने डिस्कस कर ली इसमें कि कॉस्ट प्राइस इन जनरल एंड एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल एसेट्स, ये बात हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी हमारे पास ओन मैन्युफैक्चर्ड एसेट्स। ये ओन मैन्युफैक्चर्ड एसेट्स क्या है, ये जरा सुनिएगा कि अगर आपने बिल्डिंग जो है वो परचेज नहीं की बल्कि आपने खुद कंस्ट्रक्ट की है। इसी तरह आप देखें कि अगर हम पेल की बात करें, ठीक है, ओरिएंट की बात करें, तो ये खुद ही एयर कंडीशन बनाते भी हैं। अगर ये एयर कंडीशन बना के सेल भी कर दें और उसमें से कुछ एयर कंडीशन जो है वो यूज कर लें, तो जो एयर कंडीशन यूज किए जाएंगे उसका क्या होगा? देखिए दो चीजें हैं, एक है कि आप एयर कंडीशन बेचते हैं 1 लाख रुपए का, जो साहब इसको परचेज करेंगे उनकी कॉस्ट होगी वो इसको डिप्रिशिएट करेंगे, जो बायर होगा इस एयर कंडीशन का उसकी कॉस्ट तो ये होगी वो इसको जो है वो डिप्रिशिएट करेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम भी 1 लाख रुपए को डिप्रिशिएट करेंगे? तो लॉ हमें उसकी रहनुमाई करता है कि जनाब आपने जो एसी खुद बनाया है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो 1 लाख रुपया है, राइट? लेकिन आप खुद चूंकि अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो आपके लिए इसकी वो कौन सी कॉस्ट होगी जिसके ऊपर आप इसको डिप्रिशिएट करेंगे, उसके लिए हम इसको उसकी बात करते हैं। वो कहता है जी टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और कंस्ट्रक्शन। आपने वो जो एसेट प्रोड्यूस किया उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी? ये जाहिर बात है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का टॉपिक है, लिहाजा हमें इसकी कॉस्ट एग्जाम में टैक्स में गिवन होगी, ठीक है। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर फॉर अक्वायरिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ एन एसेट, बिल्कुल सेम यही पॉइंट आ गया इधर। फर्क जो इसमें आपको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि अगर आप इसी एसेट को परचेज करेंगे तो उसमें आप पैसे देंगे, और अगर आप एसेट को अक्वायर खुद बनाएंगे तो उसकी आप कोई कॉस्ट इनकर्ड करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई खास फर्क नहीं है। अगर एसेट आपने परचेज किया है तो आपके ऊपर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 अप्लाई होगा, और अगर आपने एसेट मैन्युफैक्चर किया है तो सेक्शन सब सेक्शन 4 अप्लाई होगा, बस इसके अलावा इसमें कोई और फर्क नहीं है, राइट जी। अच्छा जी, अब इसमें आगे चलते हैं। उसके बाद एक नई हमारे पास है कि एसेट अक्वायर्ड विद द लोन इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। आपने कोई एसेट अक्वायर किया
और वो फॉरेन करेंसी में आपने उसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, इसका बड़ा आसान हल ये है कि आप जो पेमेंट करेंगे, आप जो पेमेंट करेंगे, जाहिर बात है कि आप तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं, डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं या पाउंड पेमेंट कर रहे हैं, तो जब आप पेमेंट करेंगे उसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, जो भी उसकी प्राइस होगी उसको आप एडजस्ट करते जाएंगे उसकी कॉस्ट या रिटर्न डाउन वैल्यू में, ठीक है। एक मिसाल से हम इसको करते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। देखें, हम एग्जाम्पल ये लेते हैं, हम एक मिसाल से इसको जरा सीखते हैं। हम कहते हैं जी मैंने एक एसेट एक्वायर किया 2000x1 के अंदर, ठीक है, और मैंने वो लोन ले लिया फॉरेन करेंसी में, वो था मेरे पास $1,00,000 का, $100 कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। $100 का मैंने लोन ले लिया, ठीक है। इसकी जो पेमेंट्स थी, उसकी पेमेंट का जो शेड्यूल था वो कैसे था, वो शेड्यूल ऐसे था कि मैंने X1 के अंदर इसकी जो पेमेंट करनी थी वो नील करनी थी, X2 के अंदर मैंने इसकी $50 की पेमेंट करनी थी, और X3 के अंदर मैंने इसकी फिर $50 की पेमेंट करनी थी, लोन की पेमेंट करनी थी, उससे मैंने ये अक्वायर किया हुआ है, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि हमें क्या है कि जब हमने एसेट को अक्वायर किया, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट होना चाहिए था, क्योंकि सेक्शन 71 हमें ये कहता है कि कोई भी पेमेंट आप रुपये के अलावा करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका एक्सचेंज रेट होना चाहिए, ठीक है जी। चलें, हम अज्यूम करते हैं कि X1 में इसका जो रेट था वो था 200 रुपीज़ पर डॉलर। X2 में जब हमने पेमेंट की तो उसका रेट हो गया $210, और X3 में उसका रेट हो गया हमारे पास 180 रुपीज़। इस तरह से 3 रेट्स हमारे पास मौजूद हैं जो हमने किए हैं। अब ज़रा पहले इसको अंडरस्टैंड करें कि देखें, जो एसेट आप बुक करेंगे पहले साल में वो 200 पे बुक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका इसमें जो डिफरेंस आया है, ये जो आपको लॉस हुआ है $10 का, ठीक है, ये ₹10 पर डॉलर का जो आपको लॉस हुआ है, ये आप इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू में एडजस्ट कर देंगे, यानी कि एडजस्ट से मुराद इसको बढ़ा देंगे, इसकी कॉस्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उसके बाद आपको देखिएगा X3 के अंदर जाके गेन हो गया, फायदा हो गया, तो आपको कितना फायदा हुआ, देखें ओरिजिनल के साथ कंपेयर करना है। हमेशा याद रखें, जिस वैल्यू पे आपने एसेट को बुक किया हुआ है, जो चेंज आएगी वो चेंज उसके साथ कंपेयर की जाएगी, पिछले के साथ कंपेयर नहीं करनी। तो यहाँ पर आपको जो है वो गेन हो गया कितने का, 20 रुपीज़ पर डॉलर का। इसको भी आप इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू में क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, फिर इसको डिप्रिशिएट करेंगे, इससे इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। चलें, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये जो एसेट है, ये एक ऐसा एसेट है जो नॉर्मल एसेट है और उसका डिप्रिसिएशन रेट जो है वो 15% है। तो हम देखते हैं कि हर साल हमें इसके ऊपर कितनी डिप्रिसिएशन मिलेगी इस सूरत के अंदर कि हमने इसको फॉरेन एक्सचेंज में अक्वायर किया हुआ है। देखेगा, तो सबसे पहले आते हैं X1 के अंदर। X1 के अंदर हम कहते हैं जी हमारे पास $100 थे, मल्टीप्लाइड बाय हमने इसकी जो है वो रेट कितना था, ₹200। तो हमारे पास इसकी जो कॉस्ट आ गई वो आ गई हमारे पास 20,000, ठीक है जी। तो इसकी पहले साल की जो डिप्रिसिएशन होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 15% ऑफ 20,000। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आ गया 20,000 इंटू 0.15, 3,000 की हमारे पास इसके पास क्या आ गई, डिप्रिसिएशन आ गई। ये हमारा इस साल का एक्सपेंस हो गया, अभी हमने कोई पेमेंट नहीं की।
तो पहले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो आ गई जी 20,000 माइनस 3,000। तो हम कहेंगे हमारी पहले साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू है वो कितनी है, 17,000। पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे साल के ऊपर। X2 के अंदर क्या हुआ कि हमने जब पेमेंट की $50 की, कितनी पेमेंट की हमने, $50 की। तो हमें इस $50 के ऊपर कितना हुआ, 10 रुपीज का, ये देखिएगा हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी, क्योंकि देखिए 200 तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हुए हैं ना, 200 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इसको होना चाहिए था 10 के ऊपर। तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10, जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे इस रिटर्न डाउन वैल्यू के अंदर, वो आ जाएगी हमारे पास 500। तो 500 ऐड करेंगे तो इसकी नई वैल्यू आ जाएगी 17,500। तो इस साल हम इसको जो डिप्रिसिएट करेंगे वो करेंगे एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 17,500। ठीक है जी। तो 17,500 इंटू 0.15, तो हमारे साल, इस साल का जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा 2625। ये हमारा इस साल का एक्सपेंस आएगा। तो हमारी इस साल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी, ये हमारा इस साल का क्या आ जाएगा, हमें एक्सपेंस मिल जाएगा। तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 14,875। 2 साल हमारे मुकम्मल हो गए, X1 भी हो गया, X2 भी हो गया। अच्छा, अब चलते हैं X3 के ऊपर कि X3 में क्या हुआ। X3 में हमें $20 का 20 रुपीज पर डॉलर का बेनिफिट हो गया। 2000 X3 के अंदर अब हमने जो पेमेंट की थी $50 की, उसमें हमें बेनिफिट हो गया ₹20 का। ठीक है। अब 20 का जो बेनिफिट हुआ उसको हम करेंगे, वो कितना हो गया हमें, 1000 का। तो बेनिफिट कॉस्ट को कम करता है, हम इसको कम कर देंगे 1000 के साथ। तो हमारी नई कॉस्ट बन जाएगी 13,875। अब इसको हम डिप्रिसिएट करेंगे एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 13,875। ठीक है जी। तो हमारी इस साल की डिप्रिसिएशन आ जाएगी 2,081। ये हमारा इस साल का एक्सपेंस आ जाएगा। और इस साल की हमारी जो डिप्रिसिएशन वैल्यू आएगी इसकी, वो आ जाएगी 11,794। ये इस साल की रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी। अब चूंकि हम सारी पेमेंट कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट 2000 X4 में जो डिप्रिसिएशन आएगी उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हम करेंगे, डायरेक्ट इसी का ही 11,794 की, इसी के ऊपर हम इसको 15% चार्ज करेंगे 0.15। तो ये आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन 1769। ठीक है जी। ये हमारी इस तरह से ये चलेगा। तो बहरहाल इसमें जो हमें चीज़ ये समझ आ रही है, इसका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा है फॉरेन एक्सचेंज की एडजस्टमेंट, कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे अगर फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास मौजूद होगा तो। ये है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे चलूँ उसके बाद। ठीक है जी। चल, इस ओके। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास जो नेक्स्ट चीज हमें मिल रही है, ये हो गए हमारे कितने इश्यूज, 1 2 3 एंड 4, कि अगर हमें कोई एसेट इस तरह से हो तो उसको कैसे करेंगे, ये बात हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद है जी पार्ट ऑफ द एसेट रिटेन्ड एंड पार्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ। अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आपने किसी एसेट का एक हिस्सा रिटेन कर लिया और एक हिस्सा बेच दिया, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे,
ये सेक्शन 7 है। देखिएगा, इसको जरा डिस्कस करते हैं। द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिटेन्ड shall be apportioned on the basis of the fair market value at the time of the acquisition of the asset। अब जरा मैं आपको थोड़ी सी इसकी एग्जांपल से इसको भी समझाता हूँ। ये हमारा पॉइंट नंबर है 5। तो हम इसकी एक एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 5 हम इसको कह के इसको भी हम करते हैं इसके साथ। एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक बिल्डिंग जो है वो बनाई, उसके 2 फ्लोर थे, ठीक है। इसका फर्स्ट फ्लोर था F1 और सेकंड फ्लोर था F2। ये 2 फ्लोर हमने इसके बनाए हुए हैं। मैं एक मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। हमने लेट्स सपोज कि ये शॉप है और ये उसके ऊपर जो है ना ये घर है, ये कोई रहाइश है, इसमें समझ लें कोई दुकान थी। हमने उसे परचेज किया 2000x1 के अंदर। हमने उसे पूछा भी आप शॉप कितने की देंगे? उसने कहा जी ये शॉप मैं आपको 10 मिलियन की दूंगा। स्पेस दोनों की सेम है, स्पेस दोनों की सेम है, फर्स्ट फ्लोर की भी और सेकंड फ्लोर की भी। मैं उससे पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे ये छत भी परचेज कर लूँ, तो कहते हैं ठीक है, आप फिर मुझे 2 मिलियन और दे दें। क्या कर दें? 2 मिलियन और कर दें। अच्छा, इसको थोड़ा सा आसान करें ताकि समझने में आसानी हो। 8 मिलियन की शॉप है और 2 मिलियन का ऊपर हमारे पास क्या है? हाउस है। वो जो घर ऊपर पड़ा हुआ है वो वाला मौजूद है। तो हम इसमें कहेंगे हमने क्या किया, पूरे का पूरा घर परचेज कर लिया, ठीक है। तो जब हमने अक्वायर किया तो उस वक्त इस घर की जो वैल्यू थी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू वो थी 20% और शॉप की वैल्यू थी 80%। इसमें ये मौजूद थी, ये हमारे पास, ठीक है। ये फेयर मार्केट वैल्यू की प्रोपोर्शन आ गई। अब हमने जो एक वक्त आया कि हम एसेट को डिप्रिशिएट करना शुरू कर दिया पूरी बिल्डिंग को। जाहिर बात है कि बिल्डिंग का रेट जो है वो तो 10% ही अप्लाई करेंगे। तो पहले साल हमने 10 मिलियन का इसको 10% डिप्रिशिएट किया X1 के अंदर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1 मिलियन, इसकी डिप्रिसिएशन आ गई। इसको मैं टोटल वैल्यू से करूं तो आपको समझने में आसानी होगी। 10 मिलियन हमने पे कर दिया, तो पहले साल की डिप्रिसिएशन आ गई 10%, वो आ जाएगी 1 मिलियन, ठीक है। ये डिप्रिसिएशन आ गई तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी होगी? 9 मिलियन। कैसे? 10 मिलियन में इसकी डिप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब X2 में आ जाएं, तो X2 में आप क्या करेंगे? 9 मिलियन इनटू अगेन 10% आपने डिप्रिसिएशन चार्ज की, तो ये आ गई हमारी 900,000। तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? 8.1 मिलियन, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो 50% के रूल को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। 50% के रूल को भी मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे थ्रू आउट सीन के अंदर मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि 50% जो है। असूल तो यही है कि पिछली एग्जांपल में भी अगर आप देखें, अगर पिछली एग्जांपल में भी हम देखें तो हमें जो ईयर ऑफ एक्विजिशन और ईयर ऑफ डिस्पोजल के अंदर क्या होना चाहिए था कि हमें डिप्रिसिएशन 50% अलाउ थी। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इसको जरा आपने जहन में रखना, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि सर नहीं, आप वो वही रूल जो है अप्लाई करें, तो बात ये है कि फिर पिछले सालों में तो ये रूल 50% का एप्लीकेबल नहीं था, ठीक होगी बात। अब हम ये करते हैं कि अज्यूम करें कि ये एसेट जो था ये अक्वायर किया गया है 1 जुलाई 2021 से पहले। तो उसके ऊपर तो यही रूल अप्लाई होगा ना, उसके ऊपर तो यही रूल अप्लाई होगा कि फुल डिप्रिसिएशन लेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी। चलें हम अपने कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर करते हैं कि इसका होगा क्या। अब हमने क्या किया कि X3 के अंदर जो हाउस था वो बेच दिया, हाउस जो था वो बेच दिया।
ठीक है। अब जरा देखिएगा कि जो चीज हमारे पास बची वो कितनी बची है। ये जो हमने, अब हम डिप्रिसिएशन किस पे लेंगे, दोबारा सुनिएगा कि हमने क्या हुआ, X3 में जो ऊपर वाला पोर्शन था वो बेच दिया, कितने के ऊपर हमने बेच दिया, एट ₹5 मिलियन का। ये वाली चीज हमारे पास आ गई। तो हम इसके ऊपर आज सीखेंगे कि गेन कैसे कैलकुलेट करना है, राइट, और डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। तो लॉ हमें ये कहता है कि भाई आपने जो चीज बेची है, अब आपके पास कितनी बची है, शॉप मेरे पास जो बची है वो है 80%। शॉप कितनी बची है मेरे पास, 80% इंटू 10%। ठीक है, असल में मेरे पास शॉप ये वाली बची है, क्योंकि मैं इस पूरी, ये तो 100% थी ना, तो 100% में से मैं 20% तो डिस्पोज ऑफ कर चुका हुआ हूँ, उसका हिस्सा जो था, और बाकी जो है वो मेरी जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और वो बन जाएगी 81 मिलियन इंटू 0.8 इंटू 0.1, तो ये बन जाएगी 648,000। ठीक है, और इसको मैं अगर इसकी रिटन डाउन वैल्यू अब लूंगा इंटू 0.8 माइनस 648, तो इसकी अब मेरे पास जो रिटन डाउन वैल्यू आएगी वो आएगी 5832,000। कैसे ये वैल्यू आई मैं आपको बताता हूँ कि हमारी वैल्यू थी 81,000 इंटू 80%। ठीक है, दोबारा जरा मैं आपको कैलकुलेट करके ये बताता हूँ, इंटू 0.8। अब हमारी जो शॉप है, असल अब उसकी जो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू बची थी वो थी 648,000। ठीक हो गया, और इसमें से ये डिप्रिसिएशन माइनस कर दें आप, तो 648,000 ये अगर आप माइनस करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो X4 के अंदर जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो करेंगे 5832 इंटू 10%। ये आपकी डिप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए 3222 के अंदर। ये एग्जाम्पल 5 मैंने आपके सामने रखी है, अगर आप इसको कॉपी करना चाहें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, या भी पूछ सकते हैं मेरे से। जरा प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर्ड है और मेरी आवाज ठीक आ रही है। जी थैंक यू। ओके, अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि ये 5th पॉइंट हमारे हो गए। अब आते हैं हम 6 पॉइंट के ऊपर, छठे पॉइंट के ऊपर, पेमेंट इन काइंड। ये ऑलरेडी हम बात ऊपर डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर आप पेमेंट इन काइंड में करेंगे तो ये रेपिटेशन हो रही है। तो जो एसेट आपने दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपके लिए क्या बन जाएगी, वो कॉस्ट बन जाएगी जो एसेट दिया आपने। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी होगी, अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स प्लस अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये लॉ ने क्या बात की कि एग्जेम्प्ट अमाउंट कौन सी है। हो सकता है कि आपने आप कारोबार करते हैं चेयर्स का, और प्लस आप जो है वो राइस की कल्टीवेशन भी करते हैं, आप दोनों काम करते हैं। अब आपने किसी से एक बिल्डिंग परचेज की। अब देखिएगा ये जो राइस कल्टीवेट करते हैं ये तो एग्जेम्प्ट है, अगर आप इसको बेचेंगे तो राइस क्या है आपके लिए, एग्रीकल्चरल इनकम में एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, इनकी सेल आपके लिए एग्जेम्प्ट है। और ये जो चेयर्स बेच रहे हैं ये टैक्सेबल है। तो आपने एक एसेट ए परचेज किया, उसके अगेंस्ट आपने क्या किया, उस साहब को
500,000 की चेयर दे दी और 500,000 की क्या कर दी आपने, उसको जो था वो राइस दे दिए। तो ये एसेट की लॉ कहता है कॉस्ट कितनी होगी, 1 मिलियन। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो चीज एग्जेम्प्ट थी या वो टैक्सेबल थी, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो आपने चीजें दी हैं उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपके लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, इसको आप डिप्रिशिएट करें। जाहिर बात है कि जो ये आपके 5 लाख हैं ये आपकी सेल का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है, और ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम में चले जाएंगे। तो डबल इम्पैक्ट होगा, सेल भी हो जाएगी और एक नया एसेट आपके पास अक्वायर भी हो जाएगा। ठीक है जी, ये अगली चीज थी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट, गवर्नमेंट की रिबेट्स। 7 पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट आपको कोई रिबेट दे, कमीशन दे या ग्रांट, कोई चीज आपको मिल जाए। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आपको कहा गया कि जो हॉस्पिटल कोविड के इंस्ट्रूमेंट परचेज करेगा तो हम उसको उसका 20% क्या करेंगे, कॉस्ट का वापस कर देंगे, रिबेट दे देंगे, छूट दे देंगे उसको, हम पेमेंट कर देंगे वापस। तो अगर एक हॉस्पिटल ने जो था वो 1 मिलियन का इंस्ट्रूमेंट परचेज किया, उसकी पेमेंट कर दी उसने, तो उसको गवर्नमेंट से कितने मिल गए, 2 लाख रुपया। तो उसकी कॉस्ट कितनी कंसीडर की जाएगी, उसकी कॉस्ट कंसीडर की जाएगी 800,000। तो वो 8 लाख को डिप्रिशिएट करेगा। तो इससे ये पता चला कि अगर आपको कोई बचत हो जाए, कोई ग्रांट मिल जाए, कोई कमीशन मिल जाए किसी एसेट के रिगार्डिंग, तो आप उसको क्या करेंगे, उसमें से एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। कहता है जी वेवर ऑफ डेट रिलेटिंग टू एसेट, जिसको डिस्काउंट कहते हैं ना सिंपल अल्फाज में। आपने कोई पेमेंट करनी थी, एसेट, इसी एग्जांपल को हम लें कि मैंने पेमेंट करनी थी 10 लाख रुपए की, मैंने क्रेडिट के ऊपर ये एसेट परचेज कर लिया। इसकी पेमेंट मैंने करनी थी 3 सालों में, 3 इयर्स। लेकिन क्या हुआ कि सेकंड ईयर में जाके मेरा जो सप्लायर है मुझे ये कहता है कि जनाब अगर आप पेमेंट मुझे 100% अभी कर दें तो मैं आपको 10% इसमें डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो लॉ ये कहता है कि भाई वो जो उसने आपको वेव ऑफ किया है ना लोन, वो आप क्या करें, इसमें से माइनस कर। यानी आपकी जो उस वक्त की रिटर्न डाउन वैल्यू हो या पहला साल है तो कॉस्ट हो, उसमें से आप वो जो आपको वेवर मिली है वो आप क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। यानी जो भी आपकी बचत हुई है उसको क्या करना चाहिए, आपको माइनस कर देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद देखिएगा 9th पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये वेवर का है लेकिन ये क्या है, डिफरेंट है। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर के ऊपर मेरा एक डेटर था, मैंने उससे 100 रुपया लेना था कि भाई आप मुझे 100 रुपया देना है, आपने मुझे वो नहीं दे रहा। ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, एक वक्त आता है कि मैं उसके पास पहुंचता हूँ और उससे जाके कहता हूँ कि भाई मेरे पैसे आपने 100 रुपया मुझे देना, वो दे दे। वो कहता है मेरी कार ले जाए। ठीक है, मेरी कार ले जाए। उसकी कार की उस वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो होती है सिर्फ 70। कितनी होती है, 70। अब मुझे समझ आ रही है कि अगर मैंने ये पैसे इससे ना मिले तो ये गाड़ी भी नहीं मिलनी, तो मैं उसकी गाड़ी ले आता हूँ और अपना लोन 100% क्या करता हूँ, वेव ऑफ कर देता हूँ, खत्म। चलो भाई, आज के बाद मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांगूंगा, ये गाड़ी मैं तुमसे ले गया। अब सवाल ये पैदा होता है, मेरा असल देखा जाए तो लगा तो 100 रुपीज है, लेकिन चीज मुझे 70 की मिल रही है। तो मैं डिप्रिशिएट इसको करूं या ए को करूं या बी पे करूं? तो लॉ कहता है ए पे करो। बेशक वो चीज की फेयर मार्केट वैल्यू 70 है, लेकिन आपने उसको किस पे करना है, वो जो आपने डेट वेव ऑफ किया, आपका कितना एक्सपेंस हुआ उसके अगेंस्ट,
आप 100 के ऊपर इसको क्या करोगे, डिप्रिशिएट करोगे इस एसेट को। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। ये सिर्फ डिप्रिसिएबल एसेट के लिए सेक्शन नहीं है, ये तमाम एसेट्स के लिए है, ये बात याद रखें। ये जो सेक्शन आपको 76 में पढ़ा रहा हूँ, ये सेक्शन जो है ये आपके तमाम एसेट्स के लिए है। वो आपके एसेट जो है वो पर्सनल एसेट्स हों, वो आपके डिप्रिसिएबल एसेट्स हों, या आपके कैपिटल एसेट्स हों, ये तमाम एसेट्स के लिए यही जो है वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ये बात आपने जहन में रखी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी लीज्ड एसेट। अब एक नया सवाल आ गया आजकल बहुत है कि अगर मैंने कोई एसेट लीज किया है, मैंने बैंक से लीज करवा के परचेज किया है, जिसको फाइनेंस लीज कहते हैं, उसकी मेरी कॉस्ट क्या होगी, ये भी एग्जाम में आपके पास आ चुका हुआ है। इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, देखिएगा। मैं थोड़ी सी पहले इसकी आपको एग्जांपल दूं लीज एसेट की, ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि इसको कैसे लेकर चलना है। देखिए, जब आप एसेट लीज करवाते हैं ना, एक टिपिकल एग्जांपल मैं आपको इसकी देता हूं, फिर आपको समझ आएगी। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। इस एग्जांपल का हम नाम रख लेते हैं एग्जांपल नंबर 10। ठीक हो गया जी। तो इसके अंदर जरा आपको मैं भी समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि हमारे पास X1 ईयर है, उसमें आपने गाड़ी करवाई 25 लाख रुपए की लीज करवा दी। ठीक है, और आपने इसमें से आपने नोट करते जाना चीजें। एडवांस पेमेंट कर दी आपने आपने 10 लाख रुपए की। ठीक है, आपकी जो इसकी रेंटल की वैल्यू थी, हर साल जो आपने पेमेंट करनी है, मैं एनुअल पेमेंट की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मंथली होती है लेकिन मैं एनुअल पेमेंट कर रहा हूँ। इसकी रेंटल जो है वो एनुअल, वो आपने पे करनी थी 5 लाख रुपए। ठीक है, ये एनुअल इसकी रेंटल पेमेंट है, यानी इसके अंदर सब कुछ शामिल है जो आपने बैंक को पेमेंट करनी थी। लेट्स सपोज आपने अलाइड बैंक से इसको लिया है, तो अलाइड बैंक लिमिटेड को आपने 5 लाख की पेमेंट करनी थी। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पहले साल का आपका एक्सपेंस क्या है। देखें, मैं आपको इसकी एक बताता हूँ। अकाउंटिंग में हो सकता है कि आपने अकाउंटिंग में क्या किया हो, आपने इस एसेट को डिप्रिसिएट किया हो, इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट, उसके ऊपर जो आपने बैंक को पे किया है वो भी आपने माइनस किया हो अपने अकाउंट्स में। तो लॉ ये कहता है कि ये दोनों चीजें आपको अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड, क्योंकि ये एसेट आपका है ही नहीं, ये तो बैंक का है, अलाइड बैंक का। आपको सिर्फ ये वाला एक्सपेंस अलाउ। तो आप क्या करेंगे, X1 के अंदर आप जो इन दोनों एक्सपेंसेस को अपने प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे, और जो चीज लेस करेंगे वो करेंगे 5 लाख रुपया जो आपने एक्चुअली बैंक को पेमेंट किया है। ठीक है, ये एडवांस माइनस नहीं करेंगे, ये एडवांस को माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ 5 लाख रुपए को माइनस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं X2 के ऊपर, अगले साल आते हैं। अगेन आपने क्या किया, अपने अकाउंटिंग में आपने डिप्रिसिएशन चार्ज की और इंटरेस्ट चार्ज किया। तो इन दोनों को फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर एड बैक करेंगे, और ये जो 5 लाख रुपए है इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास X3 भी आ गया। सेम यही प्रोसीजर होगा कि आप अकाउंटिंग में इसको डिप्रिसिएट और डिप्रिसिएशन और जो इसका इंटरेस्ट है ये हमें कैलकुलेट नहीं करना होगा, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो 5 लाख रुपए आप माइनस करेंगे, तीनों सालों का ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा। खत्म होगी बात। अब क्या हुआ कि X4 के शुरू में, स्टार्ट में, ये एसेट बैंक ने आपको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और ट्रांसफर के टाइम पे उसने आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस भी ले लिए, जिसको बार्गेन प्राइस समझ लें, जो भी कह लें। उसने आपसे, लेट्स सपोज कि उसने आपसे 20,000 और ले लिया।
अब यहां से ये एसेट हमारा हो गया। अब हमने आज के बाद इसको डिप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी देखिएगा। ये वैल्यू 10 लाख रुपया, ये जो आपने एडवांस दिया था शुरू में वो, और ये जो 20,000 आप इसको पे कर रहे हैं, तो ये हमारे इसकी जो कॉस्ट होगी डिप्रिसिएशन पर्पज के लिए, वो हमारा हो जाएगा एडवांस प्लस 20,000। तो ये बन जाएगी हमारी वैल्यू 10,20,000 रुपया। इसको हम इस साल डिप्रिशिएट करेंगे। ये हमारा एसेट जो है वो आज के बाद ये हमारा हो जाएगा, इसको हम डिप्रिशिएट करेंगे। अब यहाँ जरा सुनिएगा। अब सवाल ये है, यहाँ पर मैं आप उस 50% के रूल को डिस्कस करने लगा हूँ। सवाल ये है कि ये एसेट तो आज इस साल मेरा हुआ है, लेट्स सपोज कि ये 2022 है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं जो डिप्रिसिएशन लूंगा वो मैं, लेट्स सपोज कि रेट इसका जो है वो 15% है, क्या इसका मैं 50% करूं या ना करूं? अब ये वाला सवाल, ये मेरा सवाल है कि क्या इसको मैं 50% करूं या ना करूं, यस और नो। क्योंकि मैं तो इसको पहली दफा इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहाँ पर आई कैप ने क्या किया हुआ है कि उसने इस एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन यहाँ 50% नहीं ली, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक पॉइंट जो है वो नोट करने वाला था। तो यहाँ पर इसको हमने इस साल, क्योंकि जिस साल आप किसी एसेट को अक्वायर करते हैं उस साल उसके ऊपर आपने 50% डिप्रिसिएशन लेनी थी। तो ये एसेट तो अभी आपको मिला है, लेकिन आई कैप ने इसके ऊपर यहाँ पर 50% नहीं ली, बल्कि डायरेक्ट उसने क्या किया हुआ है कि इसको 50% से नहीं किया। उसने कहा कि चूंकि एसेट ऑलरेडी आपके पास चलता आ रहा है, लिहाजा इसके ऊपर आपको 50% की डिप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक होगी बात, ये हमें समझ आ गई। तो यहाँ से हमें जो चीज़ समझ आई इस एग्जांपल से, आप इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। ये एग्जांपल नंबर 10 जो है, ये जो ब्लैक कलर में है इसका, ये इससे दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। इसके साथ साथ मैंने क्या किया कि आपको सेक्शन 28 भी कुछ क्लियर कर दिया, प्रॉफिट ऑन डेट वाला, कि अगर आप लीज एसेट लेंगे तो उसके साथ क्या होगा। ये सेक्शन 28 भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो लीज एसेट्स होते हैं उनकी डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट आपको अलाउ नहीं होता। ठीक है जी, चलें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है जी वो है को ओनरशिप का। अगर कोई एसेट को ओन्ड हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं और मेरा एक दोस्त मिल के हम एक बिल्डिंग परचेज करते हैं। मैं जरा इसको यहाँ पर, जी ये किसी ने क्वेश्चन किया है कि मेरे ये जो नोट्स हैं ये सॉफ्ट फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी। तो बेटा ये सॉफ्ट कॉपी मैंने गूगल डॉक्यूमेंट्स में भेजी हुई है, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आपने उसके गूगल डॉक्यूमेंट जो है वहां से इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट्स में से इसको डाउनलोड कर लें। इसका मैं लिंक आपके साथ वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप में वैसे मैंने किया भी हुआ है। अच्छा जी, अब देखिएगा कि हम दोबारा उसी एक घर की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक घर है, और ये जो घर है ये इसका ये वाला पोर्शन ऊपर वाला मेरे पास है और नीचे वाला मेरे दोस्त के पास है। हमने ये मिल के लिया हुआ है, ठीक है, 50-50 हमने ये किया हुआ है। ठीक है, वो वही एग्जांपल हम सेम लें। ये जो 8 मिलियन का है वो मेरे दोस्त के पास है, मेरे पास 2 मिलियन का है, लेकिन बिल्डिंग को ओन है। तो जो इसकी वैल्यू है इसको मैं क्या करूंगा, मैं डिप्रिशिएट करूंगा, और मेरा दोस्त अगर इसमें बिजनेस कर रहा है तो इसको वो डिप्रिशिएट करेगा। को ओनरशिप में बिल्कुल सिंपल, हम अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। अच्छा जी, आगे एक नया सवाल ये है कि क्या हम किसी एसेट के सर्विस चार्जेस पे करें
तो वो शामिल होंगे इसमें? तो आंसर इज नो। सर्विस चार्जेस से क्या मुराद है? मैंने एक कंप्यूटर लिया या मैंने एयर कंडीशन परचेज किया, तो मैं हर साल इसको सर्विस करवाता हूँ, तो क्या वो उसमें शामिल होंगे? द आंसर इज नो, सर्विस चार्जेस इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन वो जो वारंटी की पेमेंट है, वो जो वारंटी की पेमेंट है वो इसमें शामिल की जाती है, क्योंकि उसका हिस्सा होती है। ये जो पॉइंट है जी 13, एसेट अक्वायर्ड इन द ग्रुप, ठीक है, ये सेम पॉइंट आपको सेक्शन 76 में कंसीडरेशन में भी मिलेगा। तो हम एक ही एग्जांपल से इस दोनों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो खरीदने वाला है, सेलर और बायर, यहाँ तो हम बायर की बात कर रहे हैं, और सेलर, ये किस तरह से इसको अपनी टैक्स के अंदर इसको डील करेंगे। बायर एंड सेलर दोनों किस तरह से इसको डील करेंगे। चलें जी, एक एग्जांपल इसको हम बनाते हैं। 13 है तो 13 एग्जांपल हम बनाते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। हम कहते हैं कि हमारे पास एक, ये हमारे पास आ गई एग्जांपल नंबर 13। ये देखिएगा, हम कहते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग थी, पूरी फैक्ट्री हमने डिस्पोज ऑफ कर दी। बिल्डिंग थी, उसमें एक प्लांट था, ठीक है, उसके अंदर जो था वो फर्नीचर था, ठीक है। ये तीन चीजें थी जिनकी वैल्यू उस वक्त जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो मैं लिखने लगा हूँ कि अगर इनको अलग अलग बेचा जाता तो हमारी बिल्डिंग बिकती 100 की, हमारा प्लांट बिकता 300 का, और फर्नीचर हमारा बिकता 50 का। तो अगर हम तीन चीज़ों को अलग अलग मार्केट में बेचते तो ये हमारी बिकती 450 की। लेकिन ये सारी की सारी डील जो थी वो एक ही जो है ना वो चंक में हो गई, और हमने उसका कितना पेमेंट कर दी? 400 की पेमेंट कर दी। ये एक्चुअल पेमेंट हुई है, ठीक है। तो अब देखना ये है कि जो सेलर है उसने तो अपना गेन कैलकुलेट करना है ना, यानी वो लिखेगा सेल प्राइस माइनस उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। इसी तरह जो बायर है उसने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसके ऊपर उसने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो दोनों के लिए, सेलर के लिए सेल प्राइस कितनी होगी और बायर के लिए उसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसको हमने कंसीडर करना है। तो उसके लिए जो आसान रूल वो ये है, लॉ ये कहता है कि यहाँ पर जो आपने एक्चुअल पेमेंट की है, ठीक है, उसको वेट के मुताबिक आप एडजस्ट करें। यानी इसकी जो कॉस्ट कंसिडर की जाएगी या वैल्यू कंसिडर की जाएगी, सेल प्राइस, वो ये वाली होगी दोनों के लिए। यानी सेक्शन 76 और 77 दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। वो कैसे? हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 450, इसको इस पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ। उसके बाद अगेन 300 को डिवाइड करेंगे 450 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 400 के साथ। इसी तरह यहाँ पर 50 को डिवाइड करेंगे 450 के साथ और 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो परसेंटेज है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंगली करेंगे। मैं अगर आपको इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। देखिएगा 100 डिवाइड बाई 450, तो ये आता है हमारा आंसर 22.22%। 22.22% इसमें बिल्डिंग है थी, और 300 डिवाइडेड बाय 450, तो इसमें 66.67% हमारे पास क्या है, वो प्लांट मौजूद है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो बाकी वैल्यू मौजूद है वो बेटा नेट का इशू है। आप कह रहे हैं कि मैंने उसको नेट
कैमरा ऑन नहीं किया, वो नेट का इशू है, उस वजह से मैंने इसको, वो बार बार जो है ना वो हेल्ड हो जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया हुआ। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 11.11%। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी मैंने कैमरा आज ऑन नहीं किया, उसका नेट का इशू है जिस वजह से मैंने उसको अवॉइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप कहते हैं तो मैं सेक्शन 77 में इसको ट्राई करता हूँ ऑन करने की, तो देख लेते हैं इसे। ठीक है जी, चलें अब इसको ज़रा हम इस पे डिवाइड करें, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 100 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 400, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 88.89, और इसी तरह 300 इंटू 0.6667, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 200। ठीक है, तो 200 प्लस 88.89 माइनस 400, नहीं ये गलत हो गया आंसर। 300 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 400, तो 266, सॉरी ये आंसर मेरा गलत है, 26.67। ठीक है जी, प्लस 88.89 माइनस 400, तो हो जाएगा जी हमारे पास 44.44, ये देखिएगा पूरा हो रहा है ये 88.89 प्लस 266.67 प्लस 44.44, 400 पूरा होगा। ठीक है जी, तो ये होगी। अब जो बायर है वो इस बिल्डिंग को क्या करेगा, 10% पे डिप्रिशिएट करेगा, प्लांट पे जो है वो चूंकि पुराना प्लांट है इसको 15% भी डिप्रिशिएट करेगा, और फर्नीचर को भी इसके ऊपर करेगा। और जो सेलर होगा वो जब इसका गेन कैलकुलेट करेगा तो वो इस प्राइस में से, ये जो प्राइस है इसमें इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू माइनस करेगा, इसमें इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करेगा इसकी, तो हर एसेट की अलग अलग जो है वो कैलकुलेशन करेगा। ये चीज है, ये बताइएगा जी आपको क्लियर हुआ? जी, ये बताइएगा बेटा आपको ये बात क्लियर हुई है कि इसको कैसे करेंगे? ये अभी तो आपने सिर्फ इसको सारी चीज़ों को क्या करना है, रटा लगाना है, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तो आपका ये काम है कि आपने इसको याद करना है, जब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आएगी, न्यूमेरिकल्स में इसको करेंगे, तो फिर आपको इस बात की समझ आनी शुरू होगी। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कैमरा ऑन करें, तो मैं ज़रा देखता हूँ अगर नेट ने सपोर्ट किया तो मैं कैमरा ऑन करने की ट्राई करता हूँ। This conference will now be recorded. अच्छा जी, अब ज़रा इसको एक दफ़ा दोबारा ज़रा हम बात कर लें कि हमने किन किन इश्यूज़ के ऊपर बात की। हमने कहा कि अगर एसेट को हमने अक्वायर किया, आम तौर पर तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने अपने पर्सनल एसेट्स जो हैं वो बिजनेस में इस्तेमाल किए तो फिर उसकी कॉस्ट कैसे करेंगे। अगर हमने एसेट को खुद बना लिया, मैन्युफैक्चर किया, तो उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अगर हमने कोई डॉलर में फॉरेन करेंसी में लोन लेके हमने एसेट को एक्वायर किया तो फिर कैसे उसको कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, और फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को कैसे एडजस्ट करेंगे। और अगर हमने एसेट का कोई हिस्सा डिस्पोज ऑफ किया तो हम कितने हिस्से पे डिप्रिसिएशन करेंगे और कितने हिस्से पे गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे, वो भी बात यहाँ पर डिस्कस हो गई। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनर जो है वो बार बार इसको डिस्कस कर रहा है, इसलिए हमें इसको बड़ी तसल्ली के साथ इसको क्रैम करना है। अगर हमने कोई पेमेंट इन काइंड कर दिया एसेट की, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें कोई उस एसेट के रिगार्डिंग को फ़ायदा मिल गया गवर्नमेंट से, या जिससे हमने एसेट परचेज किया, तो उसको माइनस करेंगे,
ये बात भी हमने इसमें से डिस्कस कर ली। अगर हमने किसी से पैसे लेने थे और उसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, लोन को वेव ऑफ कर दिया, तो फिर उसकी जो हमने लोन वेव ऑफ किया वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी। लीज एसेट जो होता है, जब तक वो लीज रहेगा आप उसको डिप्रिसिएट नहीं करेंगे, राइट। कोई इंटरेस्ट उसके ऊपर, कोई इंश्योरेंस, कोई चार्ज नहीं होगा, सिर्फ रेंटल जैसे आपने किराए पे लिया वो रेंट आपको अलाउ होगा। अगर एसेट को ओन्ड होगा, एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर एसेट एक्वायर किया है, तो आप सिर्फ अपने हिस्से को डिप्रिसिएट करेंगे। ये बात हमने कर ली। सर्विस चार्जेस जो है वो आपके एसेट में ऐड नहीं किए जाएंगे। एसेट को ग्रुप में एक्वायर किया जाएगा, राइट। तो जब एसेट बिकेगा, ठीक है, जब आपने खरीदा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंगली उन एसेट को क्या किया जाएगा, उसकी कॉस्ट को और उसकी कंसीडरेशन को बाइफरकेट किया जाएगा। ये बात हमें यहाँ पर समझ आई है, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज और जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कैपिटल एसेट्स के अंदर, कि अगर आप एसेट अपने एसोसिएट से एक्वायर करेंगे, ये बात भी अब चूंकि वो इसका हिस्सा अब यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं वो भी आपको जरा क्लियर करता जाऊं कि एसेट जो है वो आप पॉसिबल है कि आपको गिफ्ट में मिला हो, विरासत में मिला हो, आपने एसोसिएट से परचेज किया है आपने एसोसिएट से, ठीक है। और वो एसेट क्या है, डिप्रिसिएबल एसेट है। मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि वो एसेट क्या है, डिप्रिसिएबल एसेट है। तो यहाँ पर जो है ये सेक्शन 79 एप्लीकेबल होगा कि उसकी कॉस्ट आप कैसे कंसीडर करेंगे। तो उसमें लॉ ये कहता है कि वो जो कॉस्ट ट्रांसफर की होगी, ट्रांसफर की जो कॉस्ट होगी आपकी भी वही कॉस्ट होगी। ये बात याद रखें। आपके वालिद ने आपको कोई एसेट गिफ्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल आपके वालिद ने एक बिल्डिंग थी, एक ऑफिस था आपके वालिद का, या फैक्ट्री थी ऐसे समझ लें। वो फैक्ट्री आपके वालिद के पास, उसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी वो थी 90। उस वक्त उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो थी उनके पास 200, और वो उन्होंने इसको परचेज किया था 100 के ऊपर, मिसाल में दे रहा हूँ। तो सवाल ये है कि मुझे वो गिफ्ट मिली है, ये तीनों वैल्यूज एग्जाम में गिवन है, ठीक है। तो सेक्शन 79 के अकॉर्डिंगली हमारे लिए कॉस्ट कितनी होगी, 100। हमारे लिए, मैं कैपिटल एसेट के ऊपर रूल दूसरा है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये कैपिटल एसेट की बात नहीं हो रही, इसके साथ मिक्स नहीं करना। कैपिटल एसेट के ऊपर गिफ्ट का रूल दूसरा है, वहां डीम्ड कॉस्ट ली जाती है। ये इसके लिए है डिप्रिसिएबल एसेट के लिए, इसके लिए है डिप्रिसिएबल एसेट के लिए। तो मेरे लिए उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू रेलेवेंट नहीं होगी, जबकि कैपिटल एसेट में ये वैल्यू रेलेवेंट होती है। उसको फिलहाल आप देखें, डिप्रिसिएबल एसेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपको एसेट विरासत में मिला तो फिर भी यही रूल अप्लाई होगा। इसी तरह अगर एसोसिएट से अगर आपने एसेट परचेज किया तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। ये रूल अप्लाई होगा, तो आप उसको इस तरह से आगे डिप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। ये चीजें थी, मैंने सोचा इसको भी साथ ही क्लियर कर दूं। तो कॉस्ट के रिगार्डिंग जो मेरे जहन में पॉसिबल चीजें आई मैंने आपको क्लियर कर दी कि किन किन सिचुएशंस के अंदर आप एसेट को अक्वायर कर सकते हैं। चलें जी, अगला जो सेक्शन है 76, ये एक छोटा सेक्शन है और जरा रादर आसान भी है। इसको जरा देख लेते हैं। देखें, कंसिडरेशन ऑफ द एसेट, अगर एसेट को आपने डिस्पोज किया, ये उस वक्त आपने सोचना है जब एग्जाम के अंदर एसेट बिकेगा। तो सबसे पहले तो आपको फैसला करना होगा कि हम एसेट को अक्वायर कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमने एसेट अगर अक्वायर किया है तो आप सेक्शन 76 को सोचेंगे, और अगर एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है
तो आप सेक्शन 77 को सोचेंगे। ये बातें दोनों आपने अलग अलग रखनी है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर क्या होगा। मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूं। आम हालात में टोटल अमाउंट रिसीव्ड, ये मैं बात कर रहा हूँ सेल प्राइस की, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, राइट। जो आपने, अगर आपको कैश मिल गया 100 मिलियन का, जैसे हमने एग्जांपल पिछली 76 में ली थी, प्लस आपको एक 2 मिलियन का एसेट भी उसने दे दिया, तो आपका जो टोटल कंसीडरेशन होगी दैट विल बी 2 मिलियन, 12 मिलियन। इसमें से आप जो है वो इसकी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका गेन आ जाएगा। जो भी आपने चीज बेची है, जो चीज भी आपने बेची है उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है। और बाकी चीजें नॉर्मल रहेंगी। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी ये हम अलग डिस्कस कर चुके हैं। पेमेंट इन काइंड, आपको जो पेमेंट मिली है, अब यहाँ पर रिसीव का सोचें, पेमेंट का नहीं। अब जब भी सोचें रिसीव का कि मुझे कुछ मिल रहा है, पेमेंट इन काइंड अगेन वही बात है जो आपको एसेट मिला है, ठीक है। इसके अंदर ये बात याद रखें कि ये बात जो है वो ये नॉर्मल जो हम लिखते हैं ना सेल प्राइस, अगर कुछ ना मेंशन हो तो इसका मतलब होता है सेल प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अगर लॉ सिर्फ सेल प्राइस की बात कर रहा है तो इट मीन्स वो ये कह रहा है कि आपकी इसकी जो सेल प्राइस है वो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम नहीं होनी चाहिए। एसेट लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, ये देखिएगा, ये इस एग्जाम में टेस्ट हुआ था। कंसिडरेशन इज इक्वल टू कंपनसेशन इंडेमनिटी इंश्योरेंस स्क्रैप वैल्यू, जो कुछ भी आपको मिला वो होगा। यहाँ पर ये बात नोट करने वाली थी कि यहाँ आपने फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करना था, ठीक है। ये पॉइंट उसने एग्जाम में टेस्ट किया। तो जब एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए या आप उसको ग्रुप में डिस्पोज ऑफ करें तो इन सूरतों के अंदर आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट इन पर्सनल यूज और अदर यूज, ये उलट हो गया। पहले हमने कहा था कि मेरे घर में एक एयर कंडीशन लगा हुआ था, मैं उसको ऑफिस में ले गया। अब उलट हो रहा है कि आपके ऑफिस में एसी था, आप उसको घर जाके आपने लगा दिया, अपने घर में उसको इस्तेमाल किया, तो अब उसकी डिस्पोजल क्या होगी। बिल्कुल वही रूल था कि जब आपने एयर कंडीशन को ऑफिस में लगाया था तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो आपकी कॉस्ट बन गई थी। इसी तरह जब आप अपने ऑफिस से कोई चीज तो अपने पर्सनल यूज में लेकर जाएंगे तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी सेल प्राइस या कंसीडरेशन गिनी जाएगी, ठीक है। हालांकि आपने कोई पैसे लिए नहीं है, तो दोनों में तकरीबन सेम रूल चल रहा है। तो इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि एक साहब हैं, उन्होंने अपना जो टेबल था वो घर के लिए ले गए, हाउस में इस्तेमाल कर लिया, और उसकी आपको टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू भी गिवन हो और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन हो, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू में से टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका टैक्सेबल गेन या लॉस आ जाएगा। डिस्पोजल ऑफ एसेट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेम प्रिंसिपल वही एप्लीकेबल होगा। सेल बाय अ लीजिंग एंटिटी, अब बैंक की बात आ गई। पीछे हमने कहा था कि अगर मैं हूँ, लेट्स सपोज कि मैं इमरान शहजाद, मैं अलाइड बैंक से कोई गाड़ी लीज करवाता हूँ, तो उसका रूल हमने पढ़ा अभी कि उसके ऊपर मुझे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, रेंटल मिलेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जब अलाइड बैंक मुझे 4 साल के बाद, 3 साल के बाद ये एसेट सेल करेगा तो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, ये सवाल था जिसको सेक्शन 77 ने हमें एड्रेस किया। उसने कहा अमाउंट रियलाइज्ड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट प्लस रेजिजुअल वैल्यू, रेजिजुअल क्या वैल्यू कहते हैं, जो एंड पे आपको वैल्यू मिलती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जो बैंक लेता है पैसे। तो पूरे पैसे जो आपको पूरी लीज यानी 3-4 सालों में जो आपको पैसे बैंक को मिले, ठीक है, या उसकी कॉस्ट विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगी उसकी सेल प्राइस गिनी जाएगी और उसमें अपनी वो टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू कैलकुलेट करेगा बैंक जो है। यानी असल में ये बैंक का एसेट था, ये अलाइड बैंक का या आप समझ लें अलबरका का जो भी बैंक है उसका ये एसेट था, उन्होंने इसको ट्रांसफर करना था।
नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, अगर ये कोई नॉर्मल हालात में काम नहीं हो रहा, ठीक है, नॉर्मल हालात से ये मुराद है कि आपने एक चीज की वैल्यू थी 100 मिलियन, वो बिक रही है किसी खास कंडीशन में, किसी कॉन्स्टेंट में जाके रुपीस 80 की, ठीक है, असल में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ये थी। तो लॉ कहता है कि अगर नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगी तो उस सूरत के अंदर हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे, उसकी शेयर प्राइस, ठीक है जी। तो ये बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। दो सेक्शन आज हमने कंप्लीट किए हैं, सेक्शन 76 और सेक्शन 77, जिसके अंदर हमने गेन, उसकी कॉस्ट को और उसकी कंसिडरेशन को हमने डिस्कस किया। और ये दो ही इश्यूज होते हैं जो एसेट की एक्विजिशन पर आते हैं या एसेट की डिस्पोजल होगी। एग्जाम में जब भी एसेट होगा या उसकी एक्विजिशन होगी डिप्रिसिएबल एसेट की या डिस्पोजल हो रही होगी, उसके रिगार्डिंग हमने दोनों चीज़ों को डिस्कस किया। आप जो है मेरा नंबर नोट कर लें, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको टाइम मिलने पर इसका रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है जी। अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं शेयर कर देता हूँ जी ड्राइव। दूसरा ये है कि इसमें आपको जो क्वेश्चन है आप देखिएगा, सितंबर 2009 में टेस्ट हुआ, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर सितंबर 2017 में हुआ, इसको आप ट्राई करें उसी प्रोविजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा कि सितंबर 2017 में डी पार्ट भी इसका टेस्ट हुआ है, तो इसको ज़रा आप ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपको क्या कंफ्यूजन आ रही है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो इनटेंजिबल्स के ऊपर वो बात करें, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मुझे इजाज़त दें जी। कोई क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, तो मुझे बता दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है, वरना फिर मैं सेशन क्लोज कर। जी इंशाल्लाह। जी इट्स ओके जी, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।